हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम SCRT की जो बुक्स हैं उसमें 6th क्लास की बुक देखेंगे जो कि यूपी गवर्नमेंट की जो बुक है उन्हें देखेंगे। और इसमें हम 6th क्लास की आज या पॉलिटिकल साइंस सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 देखेंगे। ये समरी आपके जो यूपी टेट आने वाले हैं उसमें बहुत ही मददगार होगी। आप इसे ध्यान से देखिए और जो की पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, तो समय व्यर्थ न करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो लेसन 1 है उसके बारे में इसका समरी देखेंगे। वो है नागरिक शास्त्र का सभी जन एक है। आपने देखा होगा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, बहुत सारा धर्म है, बहुत अलग अलग तरह के पहनावे हैं, संस्कृति है या खाने हैं। हमारे यहाँ पे सभी तरह का जो धर्म है उन्हें स्वीकार किया गया है, इसलिए भारत में कोई भी धर्म प्रमुख नहीं है। इसलिए सभी जन एक इसका जो लेसन का नाम है वो रखा गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को देखते हैं। भारत विविधताओं का देश है। अगर आपसे पूछा जाए भारत क्या है तो भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रही है? उत्तर में विश्व की नवीनतम एवं सबसे ऊंची पर्वत जो है वो क्या है? हिमालय। सबसे ऊंचा और पर्वत क्या है? हिमालय है। इस चीज को ध्यान दें। एक आपसे पूछा जा सकता है कि नवीनतम और सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो कौन सा है? हिमालय। आगे देखते हैं। भारत में एक और चेरापूंजी और दूसरी ओर मौसिन राम जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो मेन जो समरी है हम उसी में वही देखेंगे जो आता है। यानी यूपी टेट में जो और यूपी के जितने पेपरों में आपको देखने के लिए मिला, यूपी टेट, यूपी TGT, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि मौसिन राम। अगर आपने TGT में ज्योग्राफी वाला किसी ने बच्चों ने जो 4 लैंग्वेज होती हैं या सॉरी 4 सब्जेक्ट होते हैं, किसी ने ज्योग्राफी और हिस्ट्री लिया हो या ज्योग्राफी पॉलिटिकल लिया हो, तो उसमें से ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो पोर्शन में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे अधिक कहाँ वर्षा होती है? चेरापूंजी और मौसिन राम में। आगे देखते हैं। वहीं पश्चिम राजस्थान जैसे मरुस्थल का प्रदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि संसार में रहन सहन खान पीन की जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ अलग अलग हैं और अलग अलग संस्कृति है, तब भी विविधताओं का देश है। आगे देखते हैं। अनेक बोलियां बोली जाती हैं। अनेक बोलियों में देखते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अलग तरह के या सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली खाना। आपने ये भी सुना होगा हर कोस पे बोली बदले। ये कहावत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह के खाने पीने की चीज़ें, बोली बदलने की चीज़ें, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। देश में लगभग 225, ये नंबर याद रखना, 225 भाषाएं बोली जाती हैं। ये एक बार पूछा भी गया था, तो इस चीज़ का जरूर नोट कर ले। और जो ऑफिशियल संविधान में कितनी भाषाएं हैं वो है 22, और भाषाएं किस में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। 22 भाषाएं और 8वीं अनुसूची। 22 और 8 22 प्लस 8, इसी चीज को याद रखना। 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची है। आगे देखते हैं। और भाषाएं कौन सी है? मेन जो है हिंदी, उर्दू, बंगला, उड़ीसा, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि। आगे क्या कह रहा है? आगे वही चीज कह रहा है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अवधियार जो हम ये जहाँ की बात कर रहा है, मतलब ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। एक चीज और, हिंदी के अलावा
अगर पूछा जाए तो हिंदी के अलावा कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है उर्दू। उर्दू आपसे पूछी जा सकती है कि यूपी की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है उर्दू। विविध त्योहार, विविध त्योहारों में आपने देखा होगा कि हमारे देश में 365 यानी 365 डेज होते हैं, और 366 डेज भी मान लीजिए, चलो लीप ईयर में हम 366 डेज होते हैं। तो 366 डेज में से हर महीने आपको त्योहार देखने के लिए मिलेगा। 12 महीने तो 12 त्योहार आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी 12 तरह के त्योहार हर महीने। चार, अगर देखें 4 सीजन, 4 महीने का सीजन बांटा जाए, या 3 महीने का एक सीजन बांटा जाए, तो हर सीजन में आपको एक त्योहार देखने के लिए मिलता है। जनवरी में आपको लोहरी, मकर संक्रांति मिल जाते हैं। फरवरी में और अलग तरह के त्यौहार, मार्च में होली, फिर नवरात्रि, मई में अलग। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पूरे साल में आपको कोई ना कोई त्योहार मिल जाएगा। त्योहार हो गया, अलग तरह की रीत हो गई, तो सभी धर्म में अलग अलग त्योहार होते हैं। अब आगे त्योहारों के बारे में देखते हैं। होली, दिवाली, दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहार है। जो हिंदू धर्म है उसमें जो प्रमुख त्योहार है क्या है, होली, दिवाली और दशहरा। मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है वो है ईद। प्रकाश पर्व सिख धर्म का त्योहार है। कृषि जो क्रिसमस है वो ईसाई धर्म का त्योहार है। बौद्ध लोगों के लिए बौद्ध पूर्णिमा। जैन धर्म के लिए क्या है, जैन महावीर जयंती। तथा फारसी लोगों के लिए नवरोज उत्सव। ये सब चीज़ें आपको इसलिए पता होना चाहिए, एक आधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। पर तब सभी, ये देखिए, हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर बनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, पंजाब में। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। मकर संक्रांति कहाँ मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। जो कि ये फसल कटने के, जो कि ये जो त्योहार है ये फसल के कटने के बाद के त्योहार है। और आपने देखा होगा ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों चारों चीजें हैं, ये एक ही चीजें का नाम है, ठीक है। मकर संक्रांति हो गया, पोंगल हो गया, ओणम हो गया, ये फसल कटने के बाद के त्योहार है। अब देखते हैं जो हमारे भारत के जो त्योहार हैं या पर्व है, राष्ट्रीय पर्व जिसे कहते हैं, वो कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा जी की जो जयंती है। ये 3 त्योहार हैं जो गवर्नमेंट हॉलीडे, जिसे गवर्नमेंट हॉलीडे कहा जाता है। अब आपने देखा होगा आपके कैलेंडर में जो GH लिखा रहता है, जो गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं, वो सिर्फ यही 3 है और कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है नहीं। आपने देखा होगा, एक चीज़ और नोटिस करी होगी, अगर जो भी आप छुट्टी होती है वो गवर्नमेंट हॉलीडे, इन तीनों दिन पे ही सबसे ज़्यादा छुट्टी आपको ऑफिस बंद मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट छुट्टी यही 3 है, और जो छुट्टी है वो रीजनल हॉलीडे है, या फिर अपने हिसाब से समय या व्यक्तियों की मांग के हिसाब से छुट्टियां होती हैं। ये होली, दिवाली, ईद, लोहरी और क्रिसमस। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इस चैप्टर में। देश में विभिन्न नृत्य, हमारे देश में बहुत सारे नृत्य बनाए जाते हैं, और नृत्य क्या, अगर आपको वीडियो देखनी हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नृत्य बहुत तरह के हैं। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का क्या नृत्य है, अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है, कथक। तमिलनाडु का क्या है, भारतनाट्यम। उड़ीसा का क्या है, ओडिसी। और केरल का क्या है, कथकली। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन्हें या एक कॉपी में नोट कर लेना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इनको जरूर याद कर लें, क्योंकि नृत्य पूछे जाते हैं SST वालों के लिए। उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का बच्चे
लगा देते हैं कठपुतली और ये सब चीज़ें लगा देते हैं, पर उत्तर प्रदेश का नृत्य है वो कथकली। कथक और कथकली में कंफ्यूजन ना हो, कथकली कहाँ का है? वो है केरल का, और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो इस चीज़ को कंफ्यूजन ना ले थोड़ा सा। ये कथक जो है वो इस तरह का लगता है कि उत्तर प्रदेश का नहीं है, पर उत्तर प्रदेश का कथक है। तमिलनाडु का सबको पता है भारतनाट्यम, और उड़ीसा का आपको सीधे सीधे बस लैंग्वेज पे जाना है, उड़ीसी। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे क्या बात कर रहा है। आगे वही पहनावे की बात कह रहा है। पहनावा कहना हमारे यहाँ सभी तरह का पहनावा है, साड़ी का भी है, धोती कुर्ते का भी है, और जैसे कश्मीर में फेरन वाली जो चीज़ है उसका है, राजस्थान में अलग तरह का पहनावा है, बड़े बड़े। तो सभी तरह का पहनावा हमारे देश में है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। विविधताओं में एकता। आपने देखा होगा बहुत सारे जो चीज़ें हैं हमारे देश में विभिन्न है, जैसे कि हमारे संस्कृति अलग तरह की है, पहनावा अलग तरह का, खान पीन अलग तरह का है, रहन सहन अलग तरह का है, पर तब भी हम सब एक साथ मिल के रहते हैं, उसे ही कहते हैं विविधता में एकता। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें सभी धर्म के लोग हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, आदि हैं जो कि अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, पर जब वो क्रिकेट की एक टीम में मिलकर खेलते हैं सभी, तो वो जो सामने वाली टीम के लिए अपना एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो भी एक परिवार के तौर पर। वो ये नहीं सोचते कि ये अलग धर्म का है, ये अलग जात का है, अलग मज़हब का है, अलग संस्कृति का है, या इसका अलग पहनावा है। वो एक परिवार के तौर पर, जैसे आप अपने घर में एक परिवार के तौर पर रहते हैं, वैसे ही एक परिवार के तौर पर अपने देश को प्रदर्शित करते हैं, और एक परिवार के तौर पर ही उस संस्कृति को या अपने देश को प्रदर्शित करते हैं। यही हमारे देश की संस्कृति है और हमारे देश को प्रदर्शित करता है, यही विविधता में एकता कहलाती है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा। आज़ादी में लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और इन सब चीज़ों, इन जो महापुरुष थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सुभाष चंद्र बोस, ये सब चीज़ें हमारे लिए या हमारे जो जितनी भी आज़ादी हुई इनमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये क्या है, अलग धर्म, अलग जाति, अलग सब अलग थे, पर विविधता में एकता यहाँ पर थी। आगे देखते हैं हम, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हमारे समाज में विविध देखते हैं, हमारे समाज में विविध चिंताएं। आपने देखा होगा कि जो आज भी जाति के जो कास्ट सिस्टम है उसके आधार पर लोगों को बांटा जाता है, और उसके आधार पर ऊंच नीच या का भेदभाव करा जाता है, जो कि अब बहुत हद तक खत्म हो चुका है, पर आज भी लोग पढ़ लिख कर भी उस चीज़ को मानते हैं। हमारे समाज में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, जो कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे कि दलित के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और अंबेडकर जी ने बहुत प्रयास किया और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो दलित अधिकारों के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया, तो उसमें है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने का समय में अंबेडकर जी ने अस्पृश्य और छुआछूत को मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया। आपको ये पता होना चाहिए ये जो बात कही है ये कौन से आर्टिकल में है, या कौन से 17 आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 कहता है इसके बारे में, और यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल। अस्पष्ट और छुआछूत की बात करता है। छुआछूत का अब कानून रूप से समाप्त कर दिया गया है। किस तरह से? 17। इस चीज़ को ध्यान रखें। भारत में प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग
चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर मिलेंगे उसे। आपने देखा होगा, अगर आपके पास, आप बीएड का, मान लीजिए हम टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग में टीचर की क्वालिफिकेशन है बीएड, बीएड क्वालिफिकेशन है बीएड में, और सीटेट या यूपी टेट मान लीजिए, या यूपी टेट मान लेते हैं, बीएड प्लस टेट, ये क्वालिफिकेशन है। और उसने जो अभी एग्ज़ाम है वो पास किया है, एक एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट ने रखा है वो पास कर लिया। तो इस क्राइटेरिया को पास करने के बाद अगर उसके साथ कोई भी जातीय भेदभाव या फिर अन्य तरह का भेदभाव होता है तो वो किसकी शरण में जा सकता है? अनुच्छेद 32 के द्वारा, जो कि क्या कहता है, संविधान की आत्मा, उसके द्वारा, या अन्य जो बहुत सारे हैं, जैसे 21 स्वतंत्रता का उसके अधिकार है, उसकी जो जॉब है उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ बहुत सारे अधिकारों के द्वारा वो अपने जो ही उससे अधिकार छीने जा रहे हैं उसके साथ वो जा सकता है। आगे देखते हैं, जैसे ये कहा गया है कि संविधान में सरकारी नौकरी, व्यवसाय का आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था, अगर कोई व्यक्ति एससी, एसटी या ओबीसी का है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन करा गया है। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है। बाल श्रम के जो मुख्य विशेषताएं या मुख्य चिंताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। और बाल श्रम आपको पता है 14 वर्ष से जो लेस देन, जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ये कानून बनाया गया है बाल श्रम। पर आपने ये देखा होगा, अगर कोई 14 वर्ष से कम का बच्चा काम करे और वो गरीब हो तो वो बाल श्रम है। पर अगर वही 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा पिक्चरों में या कहीं भी काम करे तो वो बाल कलाकार है। ये भारत का दुर्भाग्य है, पर कुछ नहीं कह सकते, ये पेट का और पैसों का रोग है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, आपको पता होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क फ्री एजुकेशन के बारे में कहा गया है। और वो क्या है? राइट टू एजुकेशन। आगे ये जो पॉइंट है उसको देखते हैं, जो कि इस बॉक्स में दिया गया है। इस बॉक्स में क्या बताया गया है? बाल श्रम के बारे में बताया गया। बाल श्रम अधिकार कब आया था ये आपको पता होना चाहिए। 1986 में लागू किया गया था और बाल श्रम एक अपराध बन चुका है। तो इस चीज़ को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लें। जो आप देखें, अगर आप रिफ्रेशर की जगह आप टेक्स्ट बुक को 1 से 2 घंटे में लगातार भी पढ़ लें और उसमें ये जो डब्बे से बने हैं, जो बॉक्स वाली चीज़ें हैं, उन्हें देखते चल जाए ना, तो आपके जो 60 नंबर के एसएसटी के जो होते हैं उसमें से आप 40 हर हालत में ले आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और इस चीज़ को देखते चलें। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे इस चीज़ के बारे में देखते हैं हम क्या कहता है कि लड़कियां आज के समय में भी लड़कियों की या बालिकाओं की सुरक्षा की चिंताएं जो है सुरक्षित नहीं है, उस चीज़ के बारे में कह रहा है। तो उस चीज़ को आपको पता ही है, हमारे समाज में लिंग भेदभाव का एक मुख्य समस्या है। संविधान में बालक और बालिकाओं का समान अधिकार दिया गया है। आपको सबको पता है समान अधिकार। अगर कोई ये बात कहता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती या लड़कियां काम नहीं कर सकती, तो आप इस चीज़ को देखिए कि लड़कियां अगर टीचिंग प्रोफेशन देखें, टीचिंग प्रोफेशन में 90 और 10 का जो रेशियो है वो आपको यही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ भेदभाव कैसे है? लड़के क्यों नहीं टीचर बनना चाहते? क्लास में अगर आप बीएड या बीटीसी जब भी करोगे तो उसमें 90% लड़कियां मिलेंगी आपको और 10% लड़के मिलेंगे।
तो वहाँ भी तो भेदभाव है, वहाँ पे अपनी जो जेंडर इक्वलिटी है उसे पूरा कर लो। तो कोई भी शारीरिक रूप से अलग हो सकता है पर मानसिक रूप से सभी एक हैं, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? भेदभाव वाली समस्या हमने देख ली, जो ये सब चीज़ें खेल कूद में ये सब चीज़ें हितोषित करने वाली बात है। इसमें इतना ही था, ये इम्पोर्टेंट था। ये जो नाम है ये पूछे जाते हैं आपसे, इस चीज़ का ध्यान रखें। आज भी लड़कियों के बराबरी के जो अधिकार हैं वो नहीं मिले हैं, बहुत हद तक बहुत से क्षेत्रों में मिल गए। खेल में पीटी उषा, कर्ण मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, ये नाम आपको पता होना चाहिए और इनके जो खेल है वो पता होने चाहिए। ठीक है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, और एक जो नाम है समाज सेवक, जो समाज सेविका है वो है मदर टेरेसा और मेधा पाटकर। आगे देखते हैं। भारतीय मूल की दो महिला आपको पता ही है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम। कल्पना चावला जी ये हैं, सबको पता होगा, जो कि पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। आगे देखते हैं। आगे इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, इन सब के बारे में कहा गया है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा। आगे देखते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या है? और राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहला है नेशनल फ्लैग, यानी हमारे जो है तिरंगा। तिरंगे के बारे में क्या कहा गया? तिरंगे की जो ये चीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही गई है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए। हमारे देश के ध्वज को तिरंगा कहते हैं। उसमें कौन कौन से कलर है? केसरी, सफ़ेद और हरा, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए, 3 कलर है तो इसलिए तिरंगा कहते हैं। इसके आगे देखते हैं, सबसे ऊपर केसरी रंग बलिदान का प्रतीक है। केसरी रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। आगे देखते हैं, बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। बीच में किसका रंग है? सफ़ेद रंग, ये है शांति का प्रतीक। नीचे हरा रंग जो है धरती और हरियाली के प्रतीक है। जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। ध्वज के बीच में ये जो चक्र है, चक्र किसके प्रतीक है? उन्नत और अग्रसर होने का प्रतीक है। चक्र में नीले रंग, जो आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो चक्र का जो ये चक्र है वो कौन से कलर का होता है, उसके बारे में पूछा गया था। तो कलर आपको पता होना चाहिए, चक्र का कलर कौन सा है? नीला कलर है। 24 तिल्लियाँ होती हैं। ध्वज का क्रम पूछा गया है। ध्वज का क्रम आपको पता होना चाहिए, 3/2। अब 3/2 क्या है? 3 और 2, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, का अनुपात होना है, 3:2 का अनुपात होना चाहिए। ध्वज के बारे में आपको नियम पता ही होंगे कि फटा हुआ या खराब रंग का नहीं होना चाहिए, केसरी रंग ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद उतार देना चाहिए, पर अब ये चीज़ें लागू हो गई हैं, क्योंकि ये एक तरह से सम्मान की भावना का फाड़ का ध्वज फहराते समय झुकाव नहीं होना चाहिए। और जो ये हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अगर इनका कभी एक्सपेंसिव केस में निधन हो जाता है तो वो उस टाइम आधा झुका हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के ऊपर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो वो क्या है, किसकी रचना है? गुरुदेव, मतलब हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ने लिखा था। किसने लिखा था नेशनल एंथम? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। एक और चीज़ इसमें ये पूछी जाती है, कितने सेकंड में गाया जाता है, तो वो 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए।
लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूजन ना हो। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो है ये। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे जो है हमारे प्रतीक को देखते हैं। राष्ट्रीय पशु हमारा कौन है? बाघ। सबको पता है हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। और ये कौन सा बाघ है? रॉयल बंगाल टाइगर। क्योंकि इनकी जो संख्या थी वो कम होने की वजह से ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। इसी को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना का शुरू किया गया। ये पूछा जाता है बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना के अंतर्गत अब तक 50 बाघ अभयारण्य यानी 50 टाइगर रिजर्व ऐसे क्षेत्र हैं जहां पशु पक्षी का शिकार करना मना है या फिर वर्जित है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल और जुर्माना दोनों होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा मोर। और मोर आपको पता ही है क्यों इसलिए फेमस है, क्योंकि वो उसके जो है पंख वो फहरा के नाचता है। आगे देखते हैं पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या कौन है? राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल। और कमल के बारे में आपको पता ही है कमल क्यों फेमस है, ये इसमें यहाँ पर बताया भी है। प्राचीन काल में कमल भारतीय संस्कृति का शुभ जो है प्रतीक माना जाता है। कमल को जो है कमल भले ही कीचड़ में खिलता है पर वो कीचड़ में खिलने के बाद भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। आगे देखते हैं लास्ट क्या कह रहा है। राज चिन्ह या हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें क्या है? भारत का राज चिन्ह सारनाथ का स्तंभ जो है उसके अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया स्थान है उसका? अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह में 4 सिंह है। और आपको पता होगा 4 सिंह क्यों है? आगे देखते हैं। क्योंकि चारों सिंह दिशाओं का प्रतीक है, जैसे इसमें भी बताया गया हो कहीं ना कहीं। हाँ ये रहा। प्रत्येक सिंह का मुंह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ है। ये जो चारों आपने देखा होगा, ये एक दिख रहा है, 2 3 और इसके पीछे एक। ये चारों दिशाओं का प्रतीक है। चारों दिशाओं में ये सिंह देख रहे हैं और हमारी एक तरह से रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सिंह चारों दिशाओं में हमारे जो रक्षा कर रहे हैं उसको देखते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आगे देखते हैं इसमें क्या कहेगा। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच एक चक्र है। ये रहा चक्र। चक्र के दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, वैसे तो इतना डिटेल में यूपी टेट में कभी पूछा नहीं जाता, पर यूपी टेट का पेपर इस तरह का पेपर है, वो कब क्या पूछ ले कुछ पता नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दाईं ओर क्या है? सांड है और बाईं ओर घोड़ा है। तो कहाँ है घोड़ा? ये रहा घोड़ा। और दाईं ओर क्या है? सांड है। तो मतलब राइट में सांड है और लेफ्ट में घोड़ा है। आगे देखते हैं इस स्तंभ के नीचे क्या लिखा है। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। क्या क्या ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको खास कर पता होना चाहिए, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये कहीं ना कहीं आपके लिए पूछी जाती हैं, और जीवन में सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए।
बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा कि ये जो 4 चेहरे है किस चीज़ क्या-क्या चीज़ें हैं, तो इसमें आपको पहली बार पता चला होगा ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर तरफ देखते हैं, पता चल गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह आपको साथ आपको यूपी टेट के लिए पेपर के लिए या यूपी के पेपरों के लिए जो यूपी के जितने पेपर हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी क्लास की एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें। थैंक यू।